Welcome students, I am Avantika from AVS Knowledge Station. Students, in my previous class, we studied about how the East India Company got the power of Diwan, okay, and what they subsequently did. In this class, beta, we will study further and we will find out whether their policies were successful or not. And I will cover in my class today the pages 30 to 34 of your third chapter of class 8 history. एंड स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़ जो हमने कल या मेरी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी कि जो परमानेंट सेटलमेंट और डिफरेंट पॉलिसीज़ और अपनाई गई थी, ठीक है ना, वो सब कैसे फेल हो गई। एंड जब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया कि अब रेवेन्यू कलेक्शन से उनकी कंपनी का भला नहीं होने वाला, देन दे चेंज देयर पॉलिसी। और क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी? अब उन्होंने कल्टीवेशन पे ही ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। ओके, सेकंड चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, क्या थी वो न्यू पॉलिसी ऑफ कल्टीवेशन, ओके, एंड हाउ दे फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। ये दो तरह की पर्टिकुलर ज़्यादा वो सीड्स लगवाते थे, उगवाते थे। ये सब क्या है, ये हम पढ़ेंगे बेटा। और फिर कैसे ज़्यादा एक्सेसिव इंडिगो प्लांटेशंस की वजह से लैंड को भी नुकसान हुआ, इनफर्टाइल लैंड हो गया। और कैसे जो फार्मर्स थे, रियोट्स है ना, फार्मर्स मीन्स रियोट्स, हाउ रियोट्स फेस्ड ऑप्रेशन बट सब्सिक्वेंटली दे यूनाइटेड, है ना। जब पूरी कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स को ऑपरेशन झेलना पड़ा, डिससेटिस्फाइड हो गए वो, तो कैसे वो साथ में यूनाइट भी हुए। ओके, सो लेट अस बिगिन द चैप्टर नाउ। All right, students, so this is page 30 and I'll start from crops for Europe. Students, yesterday we studied that how the riots fled the countryside, है ना, वो अपनी ज़मीन छोड़कर वहाँ से भाग गए और कई विलेजेस, कई रीजन्स बहुत टाइम तक डेजर्टेड हो गए, मतलब खाली हो गए, क्योंकि वो अत्याचार नहीं सह पा रहे थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी का। नाउ द ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट यील्ड रेवेन्यू, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि कंट्री साइड रेवेन्यू यील्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से उन्हें अच्छा रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। यील्ड रेवेन्यू मीन्स रिसीव रेवेन्यू, ओके। इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड, ओके। अब रेवेन्यू तो उन्होंने ट्राई किया, अब ये इन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी क्या सोची कि जो यूरोप में क्रॉप्स की ज़रूरत है वो क्रॉप्स हम यहाँ इंडिया में प्लांट करवाएंगे, ओके। एंड बाय द लेट 18th सेंचुरी कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो अपने कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो को एक्सपैंड करें, ठीक है। ये दो क्रॉप्स मेनली बेटा, ओपियम जो एक मेडिसिनल ड्रग होता है और इंडिगो यूज़ होता है ब्लू कलर के डाई के को बनाने में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये इंश्योर किया कि ये दोनों क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए और इन्हीं को कल्टीवेट करवाया जाए इन इंडिया। ऑल राइट, इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने परसुएड किया, फोर्स किया कल्टीवेटर्स को ऑल ओवर इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, ठीक है। पहले उन्होंने बंगाल में जूट को कल्टीवेट करवाया, असम में टी को, ठीक है, यूपी में शुगर केन और पंजाब में वीट, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन और मद्रास में राइस, ठीक है। उन्होंने 15 साल तक करीब ये सारी स्पेसिफिक क्रॉप्स उगवाई, ठीक है। पर उन्होंने कैसे किया? ब्रिटिश ने यूज़ करी एक वैरायटी ऑफ मेथड बेटा, जो उन्हें ज़रूरत थी। वो क्या थी मेथड्स, आइए हम पढ़ते हैं। डज कलर हैव अ हिस्ट्री? नाउ बेटा यू कैन सी हियर फिगर 5 and 6, ठीक है। लेफ्ट पे है एक कालमकारी प्रिंट और राइट पे है फिगर 6 में है एक मॉरिस कॉटन प्रिंट, ठीक है। नाउ ये दोनों जो इमेज हैं, कालमकारी को बनाते हैं आंध्र प्रदेश के वीवर्स, और जो ये फिगर 6 है ये किसने बनवाया था? ये विलियम मॉरिस, जो कि ब्रिटेन के एक फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट थे। ऑल राइट, ये वहाँ का स्टाइल है, वहाँ का टेस्ट है यूरोप का, ठीक है। बट एक चीज़ आप कॉमन देख सकते हैं इन दोनों प्रिंट्स में। वो क्या कॉमन चीज़ है स्टूडेंट्स?
वो कॉमन चीज है द कलर ब्लू। ओके, बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर जिसको हम बोलते हैं इंडिगो। एंड डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड? ये ब्लू कलर प्रोड्यूस होता था फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। प्लीज मेक श्योर, ठीक है, अगर इंडिगो के ऊपर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, यू मस्ट इंश्योर कि आप बोलेंगे दैट इंडिगो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट, ओके, एंड विच प्रोड्यूसेस ब्लू कलर। ओके, इट इज लाइकली दैट ब्लू डाई जो यूज हो रहा है मॉरिस प्रिंट में, जो ब्रिटेन वाला प्रिंट था, वो कैसे बना था? वो इंडिगो प्लांट्स जो इंडिया में कल्टीवेट हुए थे उससे बना था। और बेटा ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिगो अगर कहीं कल्टीवेट होता था तो वो इंडिया में ही होता था, इसलिए बहुत अच्छी डिमांड हो गई थी ब्लू कलर की, जो कि मीट करती थे ब्रिटिशर्स बाय गेटिंग इट कल्टीवेटेड इन इंडिया। अब ये पूछा जा रहा है कि इंडियन इंडिगो की ही डिमांड क्यों थी? अब देखिए बेटा, इंडिगो ये जो प्लांट होता है ना, ये बेसिकली आपको गर्म देशों में मिलेगा इन ट्रॉपिक्स, ठीक है। अब 13th सेंचुरी तक इंडियन इंडिगो को यूज किया जा रहा था कपड़े बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स थे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के, ठीक है। जब भी ब्लू कलर में डाई करना था वो इंडिया के ही इंडिगो को यूज करते थे, ठीक है। पर उन तक इतना इंडिगो नहीं पहुंच रहा था, किस तक? यूरोपियन मार्केट तक। और अगर पहुंच भी रहा था तो बड़े हाई प्राइस में पहुंचता था, ठीक है। तो फिर पूरी डिमांड मीट नहीं हो पा रही थी, इसलिए यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे बेटा कपड़े के, उन्होंने क्या किया, एक और प्लांट था वोड, WOAD, ओके, उन्होंने वो प्लांट को यूज करने लगे वो, जिससे वायलेट और ब्लू कलर का डाई बनने लगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार इंश्योर कराती हूँ कि आपको याद रहे। देखिए, इंडियन इंडिगो की डिमांड थी, पर यूरोपियन मार्केट में स्मॉल अमाउंट का इंडिगो पहुंचता था बिकॉज प्राइस वॉज वेरी हाई, ठीक है। प्रॉब्लम समझ आ गई अब आपको? तो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर कपड़ा बनाने वाले, उन्होंने एक नया प्लांट ढूंढा वोड, जिससे वायलेट और ब्लू कलर का डाई बन जाता था, ठीक है। वोड यूरोप में इजीली अवेलेबल हो जाता था, उसको बहुत गर्म कंडीशंस नहीं चाहिए होती थी इसलिए, ठीक है। तो अब इस वोड को नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह में भी लगाया जाने लगा, ठीक है। और इनको लगा कि अब वोड अच्छा खासा प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडिगो कहीं ओवरटेक ना कर ले हमारे वोड के प्रोडक्शन को, इसलिए उन लोगों ने, यूरोप के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा कि हमें इंडिगो की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इंडिगो को बैन कर दिया जाए, ठीक है। आप समझ रहे हैं किस लिए? क्योंकि अब वोड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, उनकी डिमांड्स भी मीट हो रही थी, तो उन्हें खतरा था कि इंडिगो की क्वालिटी उनकी क्वालिटी को, वोड की क्वालिटी को ओवर पार ना कर ले, ठीक है। पर जो क्लॉथ को डाई करने वाले लोग थे, देखिए, एक तो हो गया क्लॉथ मैन्युफैक्चरर कपड़ा बनाने वाले, एक हो गए क्लॉथ को डाई करने वाले जो एक्चुअल में उस कलर को यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या प्रेफर करते थे बेटा? वो प्रेफर करते थे इंडिगो एज अ डाई। उन्हें इंडिगो ही अच्छा लगता था क्योंकि जो इंडिगो का कलर होता था वो बहुत रिच होता था, बड़ा बढ़िया सा गाढ़ा सा ब्लू कलर होता था। जबकि वोड का जो वोड से जो डाई बनता था ब्लू कलर, वो काफ़ी पेल और डल होता था। पेल क्या होता है? फीका फीका, ऑलराइट, ब्राइट नहीं होता था। इसलिए बेटा कुछ यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स ने दोबारा अपने गवर्नमेंट से कहा कि बैन जो लगाया इंडिगो के इंपोर्ट पे उसको थोड़ा रिलैक्स कर दें, मतलब इंडिगो को भी आने दिया जाए यूरोप में। एंड अब फ्रेंच के लोगों ने दे स्टार्टेड कल्टीवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग, करीबियन आइलैंड में, ठीक है। पोर्टुगीज लोग ब्राज़ील में इंडिगो लगाने लगे, जमाइका में इंडिगो लगने लगा, और स्पेनिश लोग वेनेजुएला में इंडिगो लगाने लगे। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे इंडिगो प्लांटेशंस नॉर्थ अमेरिका के डिफरेंट पार्ट्स में कम अप हो रही थी, लग रही थी। और प्लांटेशन क्या होता है बेटा? प्लीज अंडरस्टैंड, प्लांटेशन मीन्स द ग्रोइंग अप ऑफ वन पर्टिकुलर क्रॉप ऑन लार्ज स्केल। जब हम एक पर्टिकुलर क्रॉप को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उस क्रॉप को हम बोलते हैं प्लांटेशन। जैसे आपने सुना होगा टी प्लांटेशन, है ना, टी के पूरे बागान होते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो हम अपने जो ज़मीन है गांव में वहाँ पे टी लगाएं, ऐसा नहीं होता है। अगर एक क्रॉप को लार्ज स्केल पे लगाते हैं, लार्ज एरिया में, तभी वो प्लांटेशन कहते हैं।
तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि नॉर्थ अमेरिका में इंडिगो प्लांटेशंस बढ़ते जा रहे थे। ओके, और इंडिगो की जो इंडियन इंडिगो की डिमांड थी वो भी बढ़ रही थी। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनका प्रोडक्शन जो था कॉटन का वो भी बढ़ने लगा। ठीक है, एंड आई विल जस्ट टेल यू, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है बेटा। देखिए, जब 18th सेंचुरी के एंड में क्या हो रहा था, इंडियन इंडिगो की डिमांड फिर बढ़ गई। नॉर्थ अमेरिका में बेशक इंडिगो लगाया जा रहा था, पर इंडियन इंडिगो की डिमांड कैसे बढ़ी? ये इसलिए बढ़ी क्योंकि ब्रिटेन में फैक्ट्रीज आ रही थी एक के बाद एक। ठीक है, न्यू फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। इस वजह से उसका कॉटन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, और अगर कॉटन प्रोडक्शन बढ़ रहा है दैट मीन्स क्लॉथ बन रहा है, और क्लॉथ बन रहा है दैट मीन्स क्लॉथ डाई की भी ज़रूरत है। ऑलराइट, सो इस वजह से इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, और जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो सप्लाई आती थी वहाँ से सप्लाई कोलैप्स हो गई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए आप, वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई, मतलब फिलहाल जो सप्लाई आ रही थी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से वो सप्लाई कोलैप्स हो गई। कोलैप्स हो गई का मतलब है कि मतलब अब बननी ही बंद हो गई, आ ही नहीं रही थी, जो इंडिगो थी वो बन के नहीं आ रही थी। बिटवीन 1783 एंड 1789 जो प्रोडक्शन था इंडिगो का इन द एंटायर वर्ल्ड वो फेल हो गया बाय हाफ। आप रीज़न बता सकते हैं मुझे स्टूडेंट्स? अभी पहले एक बार कमेंट बॉक्स में रीज़न लिख के आइए। ठीक है, पॉज करके, और फिर आप सुनेंगे कि ये क्यों हुआ, कि पूरे वर्ल्ड में वेस्ट इंडीज़ अमेरिका यहाँ पे क्यों इंडिगो का प्रोडक्शन फेल बाय हाफ। Okay, so now if you have written the comment, let's match your comment with my fact. अब देखिए बेटा, हमने बिगनिंग में क्या पढ़ा था कि इंडिगो कहाँ पे बेटर होता है? ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ प्रोडक्शन फेल हुआ, बिकॉज इंडिगो was not getting the required temperature, weather, climate facilities. all right, इस वजह से प्रोडक्शन फेल हो गया बाय हाफ, जितना मतलब बन रहा था उससे आधा बनने लगा। ऑल राइट, और इस वजह से जो क्लॉथ डायर्स थे ब्रिटेन में, अब उनको बहुत डेस्परेटली ज़रूरत थी कि अब नए सोर्सेज से वो इंडिगो सप्लाई को पूरा करें, क्योंकि क्लॉथ तो बन रहा था पर वहाँ से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से उन्हें इंडिगो नहीं मिल पा रहा था। समझ में आया? तो अब उनको डिमांड तो मीट करनी थी ना कैसे इंडिगो की, तो उन्होंने सोचा अब इस डिमांड को कैसे पूरा करें। प्रोक्योर मीन्स टू अचीव, टू गेट। ओके, सो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। ये रीज़न था कि ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों फोकस करा सिर्फ और सिर्फ इंडिगो प्लांटेशंस पे। समझ आया आपको? क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पेज पे क्या पढ़ा था बेटा कि वो डिफरेंट जूट, टी, राइस, शुगर केन, हर एरिया में उसी के हिसाब से पहले क्रॉप्स कल्टीवेट हो रही थी। पर जब ये चीज़ हुई, क्या हुआ, 1783-1789 में जब प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो फेल बाय हाफ, तब ब्रिटिशर्स टर्न टू इंडिया एंड forceful cultivation of indigo was started. Okay, the company in India looked for ways to expand the area under इंडिगो कल्टीवेशन। अब उनको ये सोचने लगे वो कि कैसे हम इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ाएं, जो एरिया है उसको कैसे बढ़ाएं। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th century इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market। समझ आया आपको? क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा था। सो इस वजह से अभी जो हमने बात करी 1789, तो ऐसा ही हुआ 1790s में बेटा, बंगाल पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंडिगो प्रोड्यूसर बन गया। इन 1788 ओनली अबाउट, देखिए 88 तक तो सिर्फ 30% इंडिगो इंडिया बनाता था, पर 1810 तक, है ना, अभी जो बोला लास्ट
ऑफ 18th सेंचुरी। मतलब ये जो 1790s की एरा थी उसमें इतना ज़्यादा इंडिगो प्लांटेशन हुआ कि 1810 तक जो इंडिगो प्रोडक्शन था फ्रॉम बंगाल इट हैड गॉन अप टू 95% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। ठीक है, जितना भी इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में उसमें से 95% इंडिया से ही जाता था। ओके और जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड बढ़ने लगा कमर्शियल एजेंट्स ऑफिशियल्स हर कोई इन्वेस्ट करने लगा इंडिगो के प्रोडक्शन में, है ना। और बेटा कंपनी ऑफिशियल्स ने अपना जॉब लीव किया टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस, है ना। एक बूम आता है हर बिजनेस में कि हर कोई सोचता है कि हाँ इसी प्रोफेशन में प्रॉफिट है। तो वो टाइम ऐसा था कि हर कोई इंडिगो कल्टीवेशन में ही पैसे इन्वेस्ट करने लगा कि ये क्रॉप है इससे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो हर कोई सोचने लगा कि हम भी इंडिगो प्रोडक्शन पे ही जोर दें। ठीक है, attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters। अब ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये। अब जब पता चला कि अच्छा इंडिगो का कल्टीवेशन इंडिया में इतना बढ़िया हो सकता है, तो हाई प्रॉफिट अचीव करने के लिए ब्रिटेन से लोग आए। स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन मीन्स प्रॉस्परस लोग आए इंडिया और प्लांटर्स बन गए। प्लांटर्स मतलब वो होता है जिनके पास खुद का लैंड है फॉर प्लांटेशन, वो ठीक है ओन करते हैं लैंड को, वो एक तरह से प्लांटर हो गए। और जिनके पास मनी नहीं थी इंडिगो प्रोडक्शन के लिए उनको लोन भी दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया कि हर कोई प्रमोट कर रहा था, गवर्नमेंट जो थी सारे मिलके सब प्रमोट कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन को। एक बार हम फिगर 7 देखते हैं बेटा। देखिए एक रिवोल्ट टाइप है, द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंग अगस्त 1791। ये एक पेंटिंग है बाय जनवरी शुडोस्की। अब इस पेंटिंग में दिखाया हुआ है कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच प्लांटर्स जो थे वो इंडिगो और शुगर प्रोड्यूस कर रहे थे कैरिबियन आइलैंड्स में। पर वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे? दे वर प्रोड्यूसिंग इट विद द हेल्प ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स। ठीक है, अफ्रीका से स्लेव्स बना के लाते थे और उनसे एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह उनको यूज़ करते थे। और अफ्रीकन स्लेव्स ने क्या किया, वो इतने ज़्यादा अपसेट हो गए कि दे स्टार्टेड टू रिबेल और 1791 में उन्होंने अपने प्लांटेशंस में ही आग लगा दी और रिच प्लांटर्स को भी किल कर दिया बेटा। और इस वजह से 1792 में फ्रांस ने अबॉलिश कर दी स्लेवरी। ठीक है, और इसी वजह से कोलैप्स हो गई थी इंडिगो प्लांटेशंस स्पेसिफिकली कैरिबियन आइलैंड्स की। तो जो हमने अभी बात करी थी कि क्यों वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन था इंडिगो प्रोडक्शन वो फेल बाय हाफ हुआ, वो आधे से भी कम क्यों हो गया? क्योंकि एक रीज़न तो क्योंकि कंडीशंस नहीं मिल रही थी, वेदर कंडीशंस, और सेकंड रीज़न ये है बेटा दैट द अफ्रीकन स्लेव्स स्टार्टेड टू रिबेल। ओके, दैट इज़ वाई प्लांटेशंस को ही बर्न कर दिया, दैट इज़ वाई। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स we'll study that how was indigo cultivated। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, निज एंड र्योती। अब देखिए ये थोड़ा समझना ज़रूरी है आपको। निज कल्टीवेशन में क्या होता था, जो प्लांटर होते थे वो खुद ही इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे। कैसे करते थे? वो खुद ही उगाते थे इंडिगो को, जिस लैंड को वो कंट्रोल करते थे। कौन? प्लांटर्स। या तो वो लैंड खरीद लेते थे या ज़मींदार से रेंट पे ले लेते थे और खुद प्रोड्यूस करते थे इंडिगो को बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। ठीक है, दैट मीन्स वो खुद ही उसको देखते थे। ऑलराइट, थोड़े लेबर्स को हायर करके। अब बेटा प्लांटर्स को प्रॉब्लम क्या हुई निज कल्टीवेशन में, कि जो एरिया था कल्टीवेशन का वो बढ़ नहीं पा रहा था। इंडिगो को कल्टीवेट किया जाता था सिर्फ फर्टाइल लैंड पर, और फर्टाइल लैंड पे ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन रहती थी तो उनको छोटे प्लॉट्स ही मिल पाते थे। ठीक है, प्लांटर्स को लार्ज एरियाज चाहिए थे जिसमें वो इंडिगो को कल्टीवेट करें, तो ऐसा लैंड कहाँ से आएगा, ये प्रॉब्लम फेस हुई। तो वो धीरे धीरे लैंड को लीज पे लेने लगे। ठीक है, अटेम्प्टेड टू लीज इन लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। मतलब जहाँ इंडिगो को डाई बनाया जाता था, जहाँ इंडिगो से, वहाँ के आसपास की जो फैक्ट्री की ज़मीन थी वहाँ पे
वो सोचने लगे यहाँ इंडिगो उगाएं, और वहाँ के पेजेंट्स को वहाँ से हटाने लगे, खाली करवाने लगे। पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन बढ़ गई, ठीक है। और लेबर्स को अग्री कराना इतना इजी नहीं था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती थी एक इतने बड़े प्लांटेशन में काम करने के लिए, ठीक है। और लेबर की ज़रूरत पड़ती थी ऐसे टाइम पे भी जब वो राइस के कल्टीवेशन में बिजी होते थे, तो इतना लेबर कहाँ से आएगा, है ना। जितनी ज़रूरत थी लेबर की इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, वो लेबर भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम भी फेस आने लगी प्लांटर्स को। अब बेटा निज कल्टीवेशन को ज़रूरत थी लार्ज स्केल लैंड की, लैंड के साथ साथ प्लोज और बुलक्स की, ठीक है, दैट मीन्स जो टूल हैं उसकी भी बहुत ज़रूरत थी, ठीक है। अगर 1 बीघा में इंडिगो कल्टीवेट करनी है तो 2 प्लो चाहिए, और एक प्लांटर के पास अगर 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 प्लोज चाहिए होते थे। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता था, मेंटेनेंस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से पेजेंट्स को आसानी से प्लोज बुलक्स नहीं मिल पा रहे थे इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो राइस की फील्ड्स में सेम टाइम पे बिजी होते थे हार्वेस्ट के टाइम पे, ठीक है। तो इस वजह से प्लांटर्स अब थक चुके थे, अब वो एरिया अंडर निच कल्टीवेशन को बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। ये कब की बात है, ये लेट 19th सेंचुरी की बात है बेटा, ठीक है। लेट 18th में अच्छा हुआ और लेट 19th में थोड़ा वीक पड़ गया। देखिए बेटा, तो मतलब हम कह सकते हैं करीब 80-100 साल तक इंडिगो अच्छा चला, बट लेट 19th सेंचुरी तक प्लांटर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 25% से भी कम जो लैंड था वो निज कल्टीवेशन वहाँ पे हो रही थी। देखिए आप समझिए क्या मतलब है। अगर कहीं पे भी इंडिगो प्लांटेशन हो रही है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी इंडिगो एक ही तरीके से उगाई जा रही है। जो मैंने अभी बात करी निज कल्टीवेशन और रियोती सिस्टम, तो बेटा ये कह रहे हैं 25% से कम इंडिगो को निज कल्टीवेशन के तरीके से उगाया जाता था। निज कल्टीवेशन जहाँ प्लांटर्स खुद ही उसका निरीक्षण करते थे, खुद ही ऑब्जर्वेशन करते थे। बाकी के साथ क्या होता था, 75% ऑफ जो इंडिगो हो रही थी वो कैसे हो रही थी, वो रियोती सिस्टम से हो रही थी। और रियोट्स हमने पढ़ा है, रियोट्स मीन्स फार्मर्स, मतलब फोर्सफुल लेबर की के थ्रू इंडिगो कल्टीवेट हो रहा था। बहुत आपको इम्पोर्टेंट है समझना बेटा कि 25% लैंड पे कल्टीवेशन इंडिगो का कैसा हो रहा था, थ्रू निज। निज कौन है, जब प्लांटर खुद ही वो कर रहा है। तो निज कल्टीवेशन का मतलब तो है कि प्लांटर्स खुद देख रहे हैं, ठीक है। प्लांटर्स जो हमने बात करी थी, जो रिच लोग हैं जो उसका सारा देख रेख कर रहे हैं, वो हो गया निज कल्टीवेशन। जो रियोती सिस्टम है बेटा, रियोती सिस्टम है जहाँ प्लांटर्स फोर्स कर रहे हैं रियोट्स को। प्लांटर्स कौन हो गया, रिच हो गया, प्लांटर्स रिच हो गए, और ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। किसको फोर्स कर रहे हैं, रियोट्स को। और रियोट्स कौन होते हैं, ये फार्मर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बेटा इंडिगो की, तो इंडिगो में 100% में से 100% लैंड पे जहाँ इंडिगो हो रहा है 25% ही तो सिर्फ निज कल्टीवेशन होता था, मतलब वो खुद देखते थे सेल्फ, और 75% वॉज थ्रू दी रियोट्स, ये जो काम कर रहे हैं ना, थ्रू द रियोट्स। और रियोट्स भी कैसे, फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया जाता था बिगनिंग में ही, ठीक है, और उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था सरपंच का। देखिए अंडर द रियोती सिस्टम प्लांटर्स फोर्स्ड द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट, ठीक है, जिसको सत्ता हिंदी में बोलते थे। एट टाइम्स वो प्रेशराइज करते थे विलेज हेडमैन को कि वो साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और जो साइन करता था कॉन्ट्रैक्ट उसको एडवांस में कैश देके थोड़ा लालच दिया जाता था कि तुम्हें हम बड़े लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही इंडिगो वो करवा देंगे, कल्टीवेट करवा देंगे, ठीक है। बट द लोन कमिटेड द रियोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। मतलब आप ये देखिए लेबर कम होती थी, एरिया ज़्यादा होता था काम करने का,
और उनके राइट्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। प्लांटर रॉड्स को क्या देता था, सीड और ड्रिल दे दी जाती थी, ठीक है। और कल्टीवेटर्स क्या करते थे, रॉड्स क्या करते थे, वो मेहनत सारी करते थे, ठीक है, प्रिपेयर करते थे सॉइल को, सीड्स को सो करते थे और लुक आफ्टर करते थे पूरी क्रॉप के, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि टूल्स तो दिलवा दिए, पर जो मेहनत होती थी बेटा वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती थी इसको ग्रो करने में, ठीक है। एक बार मैं पहले क्विकली, क्योंकि यहाँ से 33 पेज के बाद 35 पेज पे कंटिन्यू हो रहा है, एक बार मैं शुरू में ये पढ़ती हूँ, फिर हम 34 पेज का देखेंगे। When the crop was delivered to the planter after the harvest, ठीक है, मतलब हार्वेस्ट मतलब जब क्रॉप काटने के बाद प्लांटर तक पहुंचाई जाती थी, एक नया लोन दे दिया जाता था रॉथ को। अगेन क्या हो गया, ये एक तरह से ग्रीड बढ़ाने के लिए कि देखो तुमने हार्वेस्ट करी और हमने तुम्हें दोबारा से पैसे दे दिए, पर बेटा वो तो इनका प्रीवियस पेमेंट होता था, है ना। तो द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। पेजेंट्स जो थे वो शुरू में तो अटेम्प्ट हो गए कि कितना हाथ में पैसा मिल रहा है, पर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सिस्टम बहुत हार्श है, जितना काम उनसे लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही एक मीगर अमाउंट, बहुत ही कम पैसा दिया जा रहा है उनको। द प्राइस दे गॉट फॉर इंडिगो वॉज वेरी लो और साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। वो पैसा उनकी सैलरी नहीं थी, वो लोन था कि लो काम करो और वापस दे देना। गेटिंग इट? ओके। सो और भी प्रॉब्लम्स थी इस सिस्टम में, रोटी सिस्टम में। प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्ट करते थे कि इंडिगो को सबसे अच्छे फर्टाइल सॉइल पे लगाना चाहिए, पर उस अच्छे फर्टाइल सॉइल पे फार्मर खुद अपने अगर लैंड में हम बात करें तो वो लगाना चाहते थे राइस, ठीक है, राइस, क्योंकि खाने के लिए भी तो चाहिए ना। हर चीज़ हर जगह वो अगर डाई के वो प्लांट्स लगा देंगे तो फिर वो क्रॉप्स कहाँ से आएंगी जो इनसे पेट भरता है, ठीक है। तो इंडिगो की एक और प्रॉब्लम थी, उसकी इतनी ज़्यादा डीप रूट्स होती थी कि वो सॉइल को बहुत धीरे धीरे और बहुत बड़े लेवल पे एग्जॉस्ट कर देता था। अगर इंडिगो का हार्वेस्ट है उसके बाद उसमें राइस नहीं लगाया जा सकता था, ठीक है। तो आपको समझ आया बेटा कि कैसे इंडिगो प्लांटेशन के साथ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इंडिगो का प्लांटेशन क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी पर प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था। तो इंडिया में ही उन्होंने फोर्सफुल इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट करवाया। अब इंडिगो प्लांटेशन में दो चीज़ थी, निज कल्टीवेशन वेयर द प्लांटर्स देमसेल्व्स वर मैनेजिंग और कंट्रोलिंग द लैंड, एंड रियोती सिस्टम वेयर द प्लांटर्स वर मेकिंग एन अग्रीमेंट विद द फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड पेजेंट आई वुड से, ठीक है। तो ये बड़ा ही ऑपरेसिंग सिस्टम था और इससे जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, वो यूनाइट भी ज़रूर हुए। अब ये देखिए बेटा, ये बहुत सारे फिगर्स दे रखे हैं पेज 34 पे, ठीक है। इंडिगो फैक्ट्री की हालत बता रखी है पेंटिंग कि कैसे प्लांटर्स की जो फैक्ट्री थी उसके आसपास ही प्लांटेशंस लगा लिए जाते थे, फैक्ट्रीज के पास ही, ठीक है। 3 और 4 वैट्स चाहिए होते थे मैन्युफैक्चर करने के लिए, डाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। अब बेटा पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर रखा है। विमेन क्या करती थी, फिगर 11 में देखिए, इंडिगो प्लांट को लेके जाती थी उस प्लांट तक, ठीक है। अब इंडिगो को रेडी किया जा रहा है फॉर सेल। अब ये है वैट बीटर। वैट बीटर का क्या मतलब है कि जो वो जहाँ स्टोर किया जाता था, ठीक है, उसको कैसे ये शेप में लाते थे। द इंडिगो वर्कर इज स्टैंडिंग विद द पैडल, जिससे जो भी इंडिगो का सोल्यूशन उस वैट में डाला जाता था, उस बर्तन में डाला जाता था, उसको ये हिलाते थे। बहुत ज़्यादा इसमें लेबर का यूज़ होता था, ठीक है। और ये खुद ही वेस्ट तक उस पानी में रहते थे 8 घंटे से भी ज़्यादा, देखिए, टू बीट द इंडिगो सोल्यूशन। समझ में आया कि कैसे वो बड़े बड़े यूटेंसिल्स में, स्टोरेज वेसल्स में डाला जाता था और उसको चलाना पड़ता था बहुत टाइम तक। तो जितनी ये मेहनत कर रहे थे, यहाँ पे देखिए बता रखा है फर्मेंटिंग वैट, ठीक है। तो ये बन रहा है, वो जो इंडिगो से डाई बनाने का प्रोसेस है वो चल रहा है, पर जितनी मेहनत इसमें लगती थी उसका आउटपुट इन लोगों को नहीं मिल रहा था, रादर इनके साथ ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है। तो इनकी कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही थी बेटा, एंड दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टूड that the East India Company was disliked by
द इंडियंस, है ना, वो डेवलपमेंट कह रहे थे कि हम कर रहे हैं, बट development was not worth it because it was actually oppressing the poor peasants. So students, please read these pages again, let me know your doubts, and stay safe.